टुडे स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू डिस्कस योर लेक्चर 2 और लेक्चर 2 के अंदर भी अभी चूंकि ये कंपैरिजन बेस्ड आपका है, पहला जो आपका लेक्चर था वो भी कंपैरिजन पे है। अब फर्दर हम देखते हैं कि कंपैरिजन जो है इन डिफरेंट सेंटेंसेस जो है वो किस तरह हमें जो है वो लोकेट करने। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो कंपैरिजन ऑफ द नाउन्स ऑफ द सिमिलर कैटेगरीज। अब इसमें जो सबसे बड़ा इशू आता है कि हमने कब यूज करना है अदर देन एनी अदर, ठीक है ना, कब हमने देन एनी अदर यूज करना है और कब हमने देन एनी यूज करना है, इस बात को समझ लें। अगर तो आप कंपैरिजन कर रहे हैं दो लोगों में जो कि एक ही स्टेटस के हैं, इधर भी स्टूडेंट है इधर भी स्टूडेंट है, इधर भी टीचर है इधर भी टीचर है, तो फिर तो आप सिंपल देन एनी अदर यूज करेंगे। इधर भी क्वीन है इधर भी क्वीन है, देन एनी अदर यूज करेंगे। इधर भी किंग है इधर भी किंग है, आप जो है वो किंग्स का कंपैरिजन कर रहे हैं तो देन एनी अदर आएगा। लेकिन अगर आप किसी आम शख्स का किंग के साथ कर रहे हैं, किसी आम औरत का लाइक डेला है उसका कंपैरिजन आप क्वीन के साथ कर रहे हैं, फिर अदर लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जांपल आपके सामने कि दिस क्वींस ज्यूल्स आर मोर प्रीशियस देन एनी अदर। अब देन एनी अदर जो है वो आएगा। अब आपका जो देन एनी अदर है वो आपने लिखना है। क्यों देन एनी अदर है? क्योंकि अब क्वीन का कंपैरिजन क्वीन के ज्यूल्स के साथ हो रहा है, यानी कि एक क्वीन के ज्यूल्स का कंपैरिजन दूसरी क्वीन के ज्यूल्स के साथ हो रहा है, तो अब देन एनी अदर लिखना चाहिए, लिखना है। लेकिन जब आप डेला वाला चैप्टर रिकॉल करें तो उसमें लिखा हुआ है कि डेलाज हेयर इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी क्वींस ज्यूल्स। आप अपनी किताब निकाल के देख लें, उसमें अदर नहीं है। इसका मतलब यह है कि डेला इज नॉट ए क्वीन एंड डेलाज हेयर आर बीइंग कंपेयर्ड विद अ क्वीन। तो डेला के बाल जो है जब आप क्वीन के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उस वक्त जो है वो फिर आपको अदर लिखने की जरूरत नहीं है। तो डेलाज हेयर इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी क्वींस ज्यूल्स। अगर डेला क्वीन होती तो फिर हम यहां पे क्या करते, देन एनी अदर, फिर हम यहां पे अदर जो था वो लिख सकते थे। अब आ जाते हैं लेस देन और फ्यूअर देन। जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगी वो फिक्रे के देन के बाद क्रिएट होगी कि आप कंपैरिजन किसका कर रहे हैं। हम लेस यूज करते हैं क्वांटिटी के लिए कि जिसको मेजर करते हैं, और फ्यूअर यूज करते हैं हम नंबर के लिए विच कैन बी काउंटेड। एग्जांपल, ही नीड्स नो लेस देन 10 लीटर्स ऑफ वाटर। ही नीड्स नो लेस देन 10 लीटर वाटर। अब आप देखो यहां पे जो कंपैरिजन है वो लीटर्स का हो रहा है। किसका हो रहा है? लीटर्स का। यहां पर कंपैरिजन किसका हो रहा है? लीटर्स का हो रहा है। हियर द कंपैरिजन आर ऑफ लीटर। कंपैरिजन जो है वो यहां पे आप लीटर का कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे कंपैरिजन किसका हो रहा है? लीटर का, ऑफ से पहले। और यहां पे कंपैरिजन किसका हो रहा है? वाटर का हो रहा है। इसका मतलब यह है कि ये भी एडजेक्टिव बन गया, ये भी एडजेक्टिव बन गया, तो वाटर क्या बन गया? नाउन। अब ऑफ के बाद वाले वाटर का तो कोई काम ही नहीं है। असल तो है कितने लीटर्स की बात करें, ऑफ वाटर तो उसका एडजेक्टिव है इस लीटर का। यहां पे ये लीटर क्या है? आपका नाउन है। तो लिहाजा अब यहां पर मैं लेस नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? ही नीड्स नो फ्यूअर देन। अब वो क्या आ जाएगा? फ्यूअर। फ्यूअर किसके मुताबिक? लीटर्स के मुताबिक। लीटर किसके? ऑफ वाटर, ऑफ मिल्क, ऑफ ब्लड, ऑफ केमिकल। ऑब्वियसली मुख्तलिफ किस्म के चीजों के लीटर्स हो सकते हैं ना, तो इसका मतलब यह है कि लीटर्स काउंटेबल होते हैं, तो उसके लिए क्या यूज करें? फ्यूअर। यहां पे आपका लेस ठीक है, क्योंकि अब ये एडजेक्टिव और ये एस भी नहीं आएगा, क्योंकि जब ये लिटर एडजेक्टिव के तौर पे काम करेगा तो एस नहीं आएगा। तो यहां पे लेस जो है ये आपका वाटर के लिए बिल्कुल ठीक है। तो लिहाजा ये कंपैरिजन भी आपने याद रखना है, और ये बड़ी ही टेक्निकल और जरूर ये इस तरह की मिस्टेक जो है वो पेपर में पूछी जाती है। दूसरे नंबर पे आ जाए, यू शुड बाय नो लेस देन 10 किलो शुगर। दूसरा, यू शुड बाय नो लेस देन 10 किलोज ऑफ शुगर। अब इसका मतलब यह है कि ये 10 किलो शुगर की बात हो रही है। ये इसका मतलब यह कि नाउन आपका क्या है? यहाँ पे शुगर, किलो भी, और जो 10 है वो शुगर का है, तो इसका मतलब लेस यहाँ पर ठीक है। अब यहाँ पे किलोज ऑफ शुगर है, किलोज ऑफ व्हीट भी हो सकते हैं, किलोज ऑफ राइस भी हो सकते हैं, तो इसका मतलब यह कि किलोज काउंटेबल थे। यहाँ पे हम जो है अब लेस नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? फ्यूअर का वर्ड लिखेंगे, नो फ्यूअर देन 10 किलोज ऑफ शुगर। तो लिहाजा आपने ये इस बात का ख्याल रखना है कि एक जो आप कंपैरिजन कर रहे हैं वो देखें कि वो किसका कर रहे हैं। ऑफ वाली फ्रेज, ये बात याद रखो कि ऑफ वाली फ्रेज हमेशा इस नाउन का क्या होती है? एडजेक्टिव होती है। ऑफ वाली फ्रेज जो है, ठीक है, मैन ऑफ वर्ड, वादे का पक्का आदमी, असल तो बात मैन है, ऑफ वर्ड तो उसका एडजेक्टिव है। इसने किलो, किसके किलो? आपने कहा शुगर के, आपने ये नहीं कहा गंदम के, आपने ये नहीं कहा राइस के, बार्ले के, ठीक है ना, सतुओं के, ये नहीं आपने कहा, आपने कहा किसके? शुगर के। तो ऑब्वियसली जो ऑफ किलो है दैट इज द एडजेक्टिव ऑफ
किलो। तो इसलिए आप लोग या भी फ्यूअर और लेसर का इस्तेमाल करें। ये स्पेसिफिकली मैंने इसलिए आपके लिए लिखा है कि ये यहां पर जाकर गड़बड़ होती है, देयर इट क्रिएट्स प्रॉब्लम, सो यू शुड बी मेटिकुलस अबाउट इट। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो है आपके सामने यूनिट 4 है और ये लेक्चर आपका 2 है। लेक्चर 2 किसका है? ये कंपैरेटिव का, कि जो एडजेक्टिव के कंपैरिजन जब आप करते हो तो उसमें क्या इश्यूज आते हैं। यूज 1 डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इन अ लिस्ट। अगर आपके पास बहुत से एडजेक्टिव हैं तो आप उसमें से कोई एक डिग्री लिख सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, ही इज द वाइजेस्ट, ठीक है, 3rd डिग्री, द मोस्ट इंटेलिजेंट 3rd डिग्री। अब सबमिसिव 1st डिग्री। सबमिसिव को सुपरलेटिव करने के लिए क्या करना चाहिए हमें? मोस्ट लगाना चाहिए था, मोस्ट सबमिसिव, तो फिर ये आपकी 3rd डिग्री बनेगी। तो लिहाजा यहां पर गड़बड़ है। यहां पर भी इस तरह ही, शी इज मोर ब्यूटीफुल, मोर श्रूड एंड नाइस देन हर सिस्टर। क्या आना चाहिए था नाइस की जगह पे? नाइसर देन हर सिस्टर। तो ये बात आपने याद रखनी है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास रूल है कि जब भी आप, व्हेन देयर इज कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स ऑफ ए नाउन, बाज़ एक नाउन के कंपैरिजन का, जो एक नाउन है उसके 2 एडजेक्टिव हैं, उनका कंपैरिजन हो रहा होता है, तो उस वक्त फिर हमने ER EST नहीं लगानी। लेट्स से कोई एक शख्स जो है वो अक्लमंद ज्यादा है, ठीक है ना, बहादुर होने की निस्बत, तो आप जो है वो ER नहीं लगाएंगे अगर वो 1 सिलेबल एडजेक्टिव, फिर भी आप उसके साथ मोर ही लगाएंगे। वैसे तो जैसे वाइजर है, ठीक है, उसके साथ आप ER लगा देते हैं, ठीक है, नाइस है, नाइसर लगा देते हैं। लेकिन जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं डिग्रियों का, उस शख्स की क्वालिटीज का कंपैरिजन कर रहे हैं, अशखास का कंपैरिजन नहीं कर रहे किसी क्वालिटी की वजह से, बल्कि एक शख्स के अंदर 2 क्वालिटीज हैं और आप उन 2 क्वालिटीज का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो फिर आपने ER नहीं यूज करना, फिर आपने मोर यूज करना। मिसाल के तौर पे आपके सामने मैं स्टेटमेंट लिखता हूं कि ही इज वाइजर देन नाइस, गलत हो जाएगा। क्या आना चाहिए? ही इज मोर वाइज। हालांकि वाइज की 2nd डिग्री वाइजर ठीक है, ही इज मोर वाइज देन नाइस, क्योंकि अब शख्स एक है और उसकी 2 क्वालिटीज का कंपैरिजन हो रहा है। अब ये वाइजर नहीं होगा, अब ये नाइसर नहीं होगा। अगर नाइस पहले लिखते तो फिर मोर नाइस लिखते, आपने वाइज पहले लिखा है तो मोर वाइज। तो ये असल में कंपैरिजन क्या है? मोर देन का जो है वो कंपैरिजन है। नेक्स्ट आ जाती हैं 1 नाउन और 1 नाउन, ठीक है ना, और दोनों की कैटेगरी सेम हो, 1 नाउन एंड 1 नाउन, तो फिर आप क्या करेंगे? देन एनी अदर यूज करेंगे। अगर आप 1 है तो फिर देन ऑल, ठीक है ना, एनी एक एक के लिए और ऑल जब एक का कंपैरिजन सब के लिए। फॉर एग्जांपल, द इंडस इज लॉन्गर देन एनी अदर रिवर इन पाकिस्तान। इंडस भी एक दरिया है, यहां पर भी एक दरिया है, तो अब एनी क्या है? मस्ट आएगा, देन तो है ही है, ठीक है ना। अब इंडस एक है, लॉन्गर देन ऑल अदर, अब आगे दरिया ज्यादा है, तो क्या आ गया आपका? ऑल, ठीक है। देन तो देन रहा, अदर भी अदर रहा, रिवर ज्यादा थे तो क्या आ गया? ऑल आ गया, रिवर एक था तो क्या आ गया? एनी आ गया। चले, यहां पर भी क्लियर हो गया। अब आपने कहा कि द इंडस इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ ऑल द रिवर्स इन पाकिस्तान। जब आपने ऑफ लिख दिया तो फिर आपने डिग्री भी कौन सी लिख दी? लॉन्गेस्ट लिख दी। द इंडस इज द लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है ना, द इंडस इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ ऑल द रिवर्स इन पाकिस्तान। अब आप उसको सबसे ज्यादा सुपीरियर कर रहे हैं, उसमें आप कंपैरिजन कर रहे हैं कि कदरे उनसे बड़ा है, लेकिन जब आपने ऑफ लगा दिया तो सबसे बड़ा है। अब आप इंडस का कंपैरिजन जो है वो किसके साथ कर रहे थे? तमाम दरियाओं के साथ, और उसको सुपीरियरिटी बख्श रहे थे, तो आपने सुपरलेटिव डिग्री लिखी, आर्टिकल दी लिखा और ऑफ लिखा, ठीक होगी बात। अब आप इंडस का कंपैरिजन किसी बॉडी ऑफ वाटर के साथ कर रहे हैं। बॉडी ऑफ वाटर में बेटा जी आपका छप्पड़ भी आ सकता है, आपकी झील भी आ सकती है, गंदा नाला भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, नहर भी आ सकती है। तो इसका मतलब यह है कि अब आप कह रहे हैं कि इंडस इज लॉन्गर देन एनी बॉडी ऑफ वाटर इन पाकिस्तान। अब अदर इसमें से गायब हो गया, अब अदर क्या हो गया? गायब हो गया, क्योंकि अगर उधर भी दरिया होता तो अदर आना था। अब उधर दरिया नहीं है, एनी बॉडी, कोई भी बॉडी हो सकती है, कोई नाली हो सकती है, ठीक है ना। क्या हो सकता है कि सलाब के अंदर हमारे गली महलों की गलियां हो सकती हैं, लाजपत रोड हो सकता है, बेटे मंडाला रोड हो सकता है, ठीक ठाक बारिश के बाद। उसका कंपैरिजन आप इंडस के साथ कर सकते हैं बरसात के मौसम में। तो एनी बॉडी ऑफ वाटर इन पाकिस्तान, तो इसका मतलब यह है कि द इंडस इज लॉन्गर देन एनी बॉडी
बॉडी ऑफ वाटर, ठीक है ना, एनी बॉडी नहीं, एनी लहदा बॉडी लहदा है, एनी बॉडी ऑफ वाटर इन पाकिस्तान। तो ये जनाब जो है वो आपका कंपैरिजन का तरीका होना चाहिए, और ये कंपैरिजन का तरीका आपने, ये बहुत मेटिकुलस है, बहुत दकीक किस्म की जो रूल्स हैं कि जो अक्सर जो है वो ओवरलुक होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कंपैरेटिव कंडीशनल। मैं इसको कंपैरेटिव कंडीशनल इसलिए कहता हूँ, हो सकता है कि ये जागन जो है ये मैंने ही बनाया हो, उसकी वजह है कि एक चीज दूसरी चीज की वजह से है, कंपैरिजन तो हो रहा है और कंपैरेटिवली आप बात करते हैं, लेकिन एक चीज दूसरी चीज की वजह से है, ठीक है। आप बेहतर कब देख सकेंगे, शर्त क्या है, कंडीशन क्या है कि हायर यू गो, तो आपने क्या कहा, द हायर यू गो, आर्टिकल दी लगाना मस्ट है, द बेटर यू कैन सी, यहां पर गलती आपको इसी की आएगी, द मोर यू वर्क द मोर यू अर्न। और एक और बात याद रखें, ये जो कॉमा से पहले ये सारी डिपेंडेंट क्लॉज है, और कॉमा के बाद ये सारी की सारी कौन सी क्लॉज हैं, ये जो मैंने अंडरलाइन की हैं ये आपकी इंडिपेंडेंट है, यानी कि जो अंडरलाइन क्लॉजेज हैं वो आपकी कौन सी क्लॉजेज हैं, ये आपकी इंडिपेंडेंट है, ये कौन सी हैं, इंडिपेंडेंट है, और ये जो सारी की सारी क्लॉजेज हैं ये आपकी क्या हैं, ये डिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, ये बात याद रखें। यानी कि अगर आप इसको उलट करके लिखेंगे तो फिर कॉमा नहीं आएगा, मसलन द बेटर यू कैन सी द हायर यू गो, फिर कॉमा की जरूरत नहीं है, आपका ये डिपेंडेंट है इसलिए आपने ये कॉमा लगाया, देखिए ये आपने कॉमास लगाए इसके, वाई, द हायर यू गो कॉमा द बेटर यू कैन सी, द मोर यू वर्क द मोर यू अर्न, ठीक है ना, द अर्लियर यू रीच द फास्टर यू रन। तो ये आपका कंपैरेटिव कंडीशन है, इसमें जो गलती आती है वो आर्टिकल दी की आती है, और आपने हमेशा सेकंड डिग्री ही यूज करनी है, ना फर्स्ट ना थर्ड, एक तो ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद है पैरेललिज्म इन कंपैरिजन। पैरेललिज्म से मुराद ये, पैरेललिज्म आमतौर पे ना ये मोर देन के दरमियान पैदा होती है, जब भी ये मोर देन आ जाए आपके सामने तो मोर देन से पहले जो कुछ है वही मोर देन के बाद होना चाहिए। अगर मोर देन से पहले आईएनजी फॉर्म है तो बाद में भी आईएनजी है, अगर मोर देन से पहले आपकी प्रेपोजिशन फ्रेज है तो मोर देन के बाद भी प्रेपोजिशन फ्रेज होनी चाहिए, मोर देन से पहले अगर आपकी नाउन फ्रेज है तो मोर देन के बाद भी नाउन फ्रेज होनी चाहिए। सो देयर शुड बी पैरेललिज्म ऑफ कंपैरिजन। मिसाल के तौर पे ही लाइक्स रीडिंग मोर देन टू राइट गलत हो जाएगा, बात किसकी हो रही है, रीडिंग की हो रही है, तो फिर रीडिंग को किससे कंपेयर करेंगे, राइटिंग से कंपेयर करेंगे, इसलिए वो जो स्ट्रक्चर है, जो मॉर्फोलॉजी है वर्ड की, वो भी सेम होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है ही लाइक्स टू ड्राइव ऑन हिल्स मोर देन मोटरवे। अब देखें कि ड्राइव ऑन हिल है, ठीक है ना, क्या है, ऑन हिल है, तो यहां पर भी बेटे ऑन दी मोटरवे आना चाहिए, क्योंकि अगर पहले प्रेपोजिशन है पीपी प्रेपोजिशन तो बाद में भी पीपी प्रेपोजिशन फ्रेज आनी चाहिए थी। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि अगर पहले प्रेपोजिशन फ्रेज आपने लिखी है तो बाद में भी आपने प्रेपोजिशन फ्रेज लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, कंपेयर सब्जेक्ट विद सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विद ऑब्जेक्ट। बेटा आपने सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करना है। कॉमनली जो है वो बचपन में बताया जाता है कि देन के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा, ऐसा तो कभी भी नहीं होता। देन के बाद तो प्रेपोजिशन फ्रेज भी आ सकती है, देख लें आया हुआ है ऑन द मोटरवे। देन के बाद तो टू भी आ सकता है, ही लाइक्स टू ड्राइव मोर देन टू स्टे एट होम, आपका पैरेलल स्ट्रक्चर हो जाएगा। देन के बाद तो टू भी आता है, देन के बाद तो ऑब्जेक्टिव केस भी आता है, देन के बाद तो सब्जेक्टिव केस भी आता है। ये तो डिपेंड करता है कि आप उसका कंपैरिजन किसके साथ करते हैं। मिसाल के तौर पे ही कंसिडर्स हर मोर इंटेलिजेंट देन ही, अब ही अपना कंपैरिजन नहीं कर रहा है ना, ही किसका कंपैरिजन कर रहा है, ये था आपके पास सब्जेक्ट, ये है आपके पास वर्ब, ये है आपके पास ऑब्जेक्ट। नाउ दिस पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट कंपेयरिंग हिमसेल्फ, रादर ही इज मेकिंग कंपैरिजन द अदर टू पर्सन। एक है ये और एक है ये जो मैंने अंडरलाइन किए हैं। इट इज हर, इट इज ऑब्जेक्टिव केस, आफ्टर वर्ब देयर इज ऑलवेज ऑब्जेक्टिव केस। तो इसका मतलब यहां पर ही नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए था, हिम आना चाहिए था। कंपैरिजन किस किस का हो रहा है, हर का और हिम का हो रहा है कि ही कंसीडर हर मोर इंटेलिजेंट देन हिम। अपनी जात को तो कंपेयर ही नहीं कर रहा, अगर वो अपनी जात को कंपेयर करता तो उसने लिख देना था कि ही कंसीडर हर। अच्छा, अब जब कंसीडर का वर्ड आ जाए, ठीक है, तो इस तरह के वर्ड हमेशा आप देख लें कि कंपैरिजन किसका हो रहा होता है, ऑब्जेक्टिव का हो रहा होता है। अगर वो कहते हैं कि ही इज मोर इंटेलिजेंट देन शी, ही का मुकाबला शी के साथ, हर का मुकाबला हिम के साथ, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं, शी लाइक्स हर सन। अब इसका मतलब शी अपना कंपैरिजन नहीं कर रही, शी किसका कंपैरिजन कर रही है, हर सन का। हर सन जो है वो आपका कहां पे आया है, ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन किसके साथ होना है, ऑब्जेक्ट के साथ। तो इसका मतलब दे की जगह पे क्या आएगा, देन, ठीक है ना, दे की जगह क्या आएगा, देन, क्योंकि कंपैरिजन हर सन का और
देम का हो रहा है, अपना तो कर ही नहीं रही। फिर नीचे देखें कंपैरिजन, ही इज ए बेटर प्लेयर देन हर। अब मुकाबला किसका हो रहा है? अब ही का मुकाबला हो रहा है, सेंटर में कोई और प्रोनाउन नहीं, तो हर के साथ नहीं हो सकता, क्या आना था? शी। ही इज ए बेटर प्लेयर, ही इज ए बेटर प्लेयर देन, हर नहीं होगा, देन शी। ही और शी का मुकाबला हो रहा है, ठीक है ना। यहां पे ऑब्जेक्ट का मुकाबला हो रहा था, तो ये आपने बात याद रखनी है। दूसरा, हमारे पास जितने भी बेटे लैटिन एडजेक्टिव हैं उनके बाद एक तो टू आना चाहिए, देन नहीं आना चाहिए। जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रायर, एंटीरियर, ठीक है ना, पोस्टीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, ईरियर, 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 जितने भी आ जाएं उनके बाद आपने टू लगाना है, टू के बाद आपने ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। तो देखें इधर क्या हो गया है, इसका मतलब सुपीरियर के बाद देन तो आना नहीं, क्या आना चाहिए था? टू। जब सुपीरियर के बाद आपने लगाया टू, तो आई की जगह क्या लगाएंगे? मी। जब आपने लगाया प्रायर टू, तो शी की जगह क्या लगाएंगे? हर, ठीक है ना, प्रायर टू हर। तो यहां पे आप प्रायर टू हर जो है वो आप लगाएंगे। तो इन दिस वे यू आर सपोज टू मेक द कंपैरिजन। इसलिए ये कंपैरिजन के जो 2 लेक्चर जो हैं, 3 लेक्चर जो हैं वो आपके लिए रखे गए, सो दैट यू मे बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट द हाउ कंपैरिजन कैन बी मेड। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास कुछ ऐसे एडवर्ब हैं जो कि नेगेटिव एडजेक्टिव के साथ आते हैं। रादर हमेशा नेगेटिव एडजेक्टिव के साथ आएगा, रादर हमेशा नेगेटिव, और फेयरली हमेशा पॉजिटिव के साथ आएगा। फॉर एग्जांपल, इट इज रादर बैड टू डिस्टर्ब हिम नाउ, टू डिस्टर्ब हिम नाउ। ये बड़ी बुरी बात है कि हम उसको करें, तो रादर के साथ आप क्या यूज करेंगे? बैड। यानी कि रादर जो है वो एक नेगेटिव कोनोटेशन का एडवर्ब है। उसको पॉजिटिव है, इट इज फेयरली गुड टू ग्रीट हिम, ठीक है ना, इट इज फेयरली गुड टू ग्रीट हिम, कि उसको खुश आमदीद कहना, उसको वेलकम कहना जो है वो बड़ी अच्छी बात है। इस तरह इवन जो है वो सेकंड डिग्री के साथ है, इट इज इवन बेटर देन दैट, इट इज इवन बेटर देन दैट, इट इज इवन बेटर देन दैट, ठीक होगी बात। उसके बाद है एवर, दिस इज द बेस्ट सीन आई हैव, दिस इज द एवर बेस्ट सीन, या आई हैव एवर सीन, इस तरह भी कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट थिंग आई हैव एवर सीन। तो एवर आपने बेस्ट के साथ यूज किया, ठीक होगी बात। तो इसका मतलब यह है कि एवर को आप यूज करेंगे थर्ड डिग्री के साथ, इवन को आप यूज करेंगे कंपैरेटिव डिग्री के साथ। उसके बाद ये कि एडजेक्टिव्स ऑफ द सेम क्लास शुड बी जॉइंड विद एंड। अब रेड एंड ब्लैक, अब रेड ब्लैक कोई बात नहीं बनेगी, क्या होगा? रेड एंड व्हाइट, रेड एंड ब्लैक, तो सेम कैटेगरी के एडजेक्टिव जो हैं वो एंड से ज्वाइन होंगे। इट इज ए हार्ड स्ट्रॉन्ग मेटल, हार्ड और स्ट्रॉन्ग दोनों स्ट्रेंथ को मेंशन करते हैं, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग मेटल, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग मेटल, ये सख्त है। तो लिहाजा अगर दोनों एडजेक्टिव जो हैं वो एक ही कैटेगरी के हों तो आप उसको एंड के साथ ज्वाइन करें। उसके बाद ये है कि टू मच नॉन काउंट के लिए आप इस्तेमाल करेंगे, टू मच वाटर स्पॉइल द प्लांट, ठीक है ना, टू मच वाटर स्पॉइल्स द प्लांट्स, ठीक है, टू मच वाटर स्पॉइल्स द प्लांट्स, ठीक हो गया। टू मैनी, टू सो मैनी भी, टू मैनी भी, too many people can create disturbance, ठीक है ना, too many people can create disturb, कि too many people can create disturbance, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है कि मच के बाद नॉन काउंटेबल और मैनी के बाद काउंटेबल आएगा। अच्छा, ये टू क्या है? टू एडवर्ब है मच का, और मच आगे से अपने नाउन के लिए जाएगा, फिर टू एडवर्ब है मच का और मैनी नाउन आएगा। अब यहां पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये टू क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं कि ये टू आपका है एडवर्ब, और मच है आपका एडजेक्टिव, और वाटर है आपका नाउन। इस तरह टू आपका एडवर्ब, मच इसका एडजेक्टिव, और पीपल उसका नाउन होगा, ठीक होगी बात। अब आते हैं मच टू, ठीक है ना। अब यहां पर ये जो टू है इसके बाद आपने क्या लगाना है? एडजेक्टिव, ठीक है ना। फिर आप आगे इसके एक वर्ब लगा देते हैं। ही इज टू वीक टू वॉक, आपने कॉमनली सुना ना, ही इज टू वीक टू वॉक, वो इतना कमजोर है कि चल ही नहीं सकता। आप इसको कमजोर और कर दें आज, ही इज मच
टू वीक टू वॉक। अब आपका ये मच क्या है? एडवर्ब। ये टू क्या है? एडवर्ब। और वीक आपका क्या है? एडजेक्टिव। तो मच टू के मायनों में इजाफा करता है और फिर आगे से टू धक्का लगा के वीक के मायनों में इजाफा करता है। तो ये टू मच और मच टू का राज आज मैंने आपको हमेशा हमेशा के लिए फाश ही कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए, बल्कि पाड़ ही दिया राज आपके सामने कि टू मच, टू मैनी और मच टू में क्या फ़र्क है। हमेशा बच जो है इसी मच मुच के अंदर पड़े रहते हैं। मैंने आपको रीज़न बता दी है, ठीक है ना। अब आ जाए इधर, हमने पढ़ा, जरा गौर करें कि अगर एक ही काइंड के एडजेक्टिव हो, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग एक ही क्लास के एडजेक्टिव थे तो एंड से ज्वाइन करें। लेकिन बाज़ का डिफरेंट क्लासेस के एडजेक्टिव आ सकते हैं। एडजेक्टिव बहुत सी काइंड्स के होते हैं। मिसाल के तौर पे आपका एडजेक्टिव जो है वो ओपिनियन का भी हो सकता है, एडजेक्टिव साइज का भी हो सकता है, एडजेक्टिव क्वालिटी का भी हो सकता है, एज का भी हो सकता है, शेप का भी हो सकता है, कलर का भी हो सकता है, पर्टिकुलर फॉर्म का भी हो सकता है, हॉरिबल हॉरेंडस किस्म का, ठीक है ना। ओरिजिन भी हो सकता है, मेटल का भी हो सकता है, टाइप का भी हो सकता है, पर्पस का भी हो सकता है। ये सारे मैंने अंडरलाइन किए। कितने एडजेक्टिव हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैंने 11 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स आपके सामने बता दिए हैं कि एडजेक्टिव इतनी किस्म की आती हैं। अब ये 11 की 11 काइंड्स जो हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो लिहाजा जब ये लिखी जाएंगी एक लिस्ट में तो कॉमा नहीं लगाना, सबसे बड़ा जुल्म करेंगे। अब कॉमा नहीं लगाना। कॉमा या एंड हम उस वक्त लगाते हैं व्हेन बोथ एडजेक्टिव्स आर ऑफ द सेम कैटेगरी, अगर सेम कैटेगरी के हो, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। अब मिसाल के तौर पे यहां पे मैं सबसे पहले ओपिनियन ए लगा दिया, चूंकि नाउन एक है, ये सारे एडजेक्टिव उसके हैं, सारे फर्स्ट डिग्री में हैं। अब देखें ओपिनियन क्या है? टेरिबल। ओपिनियन है ना, कोई चीज आपके लिए टेरिबल है, मेरे लिए नहीं हो सकती, मेरे लिए टेरिबल आपके लिए नहीं हो सकती, ओपिनियन है। चलो ठीक है। साइज लार्ज, क्वालिटी फेटल, मोहलिक, क्वालिटी है ना। एज ओल्ड, पुराना। शेप गोल मटोल राउंड है। कलर ब्लैक है। पर्टिकुलर फॉर्म मेजिंग जिगजैगिंग, मेजिंग शाइनिंग, खास चमक, खुरदरा मुलायम। उसके बाद क्या है? ओरिजिन अफ्रीकन, अफ्रीका का है। फ्लैशी बड़ा गोश्त चढ़ा हुआ है। टाइप आर्बोरियल है, दरख्तों में रहता है। पर्पज स्लिदरिंग, स्लिदरिंग जमीन पर घिसट घिसट के। आगे क्या है? स्नेक। देखा कितना सस्पेंस मैंने क्रिएट कर दिया। शुक्र है मैंने स्नेक पहले लिखा हुआ तो आपने देख लिया कि ये कौन सी इतनी खतरनाक है। काला भी है, ब्लैक भी है, बड़ा भी है, अफ्रीकन भी है, मोहलिक भी है, राउंड भी है। साथ ही मैंने क्या लिखा? वो क्या है? स्नेक है। क्योंकि एक स्नेक था, आपने ए लगा दिया। अटैक्ड हिम, उस स्नेक ने उस पर हमला किया। तो आप बेटे खुद ही सोच सकते हैं वो कहाँ बचा होगा, पॉसिबल नहीं, ठीक है ना। तो जाहिर बात है कि देखें उस स्नेक की क्वालिटीज बेटे देखें, बाकी छोड़े बातें, रूल तो आप पढ़ते ही रहते हैं। स्नेक की क्वालिटीज चेक करें। 11 की 11 क्वालिटीज वाला पहली दफा स्नेक है जिसने उस पर हमला किया, उसका तो खुद मार जाने का दिल किया होगा। ठीक होगी बात। तो अब इसके बाद हम वर्ड्स पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, फर्स्ट आपका जो 61 वर्ड है उसको आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन रगड़ को कहते हैं, कॉमन आपके लिए नोन वर्ड है। और इसके लिए जो सेंटेंस है मैं पढ़ता हूँ कि फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग पार्ट्स हैड कॉज द इंजन टू ओवरहीट। के जो मूविंग पार्ट थे इंजन के, उनमें जो रगड़ थी उसकी वजह से वो ओवरहीटिंग का शिकार हो गया। इसके पहले 4 सिनोनिम मैं पढ़ देता हूँ। सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट, डिसअकॉर्ड, डिस्कॉर्ड एंड डिस्कॉर्डेंस, ठीक है, ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम है इसके कोऑपरेशन, इनकोहेरेंट, कॉन्करेंस एंड पीस, ये इसके सिनोनिम है। फ्लटर्ड फड़फड़ाना, इसका सेंटेंस पढ़ता हूँ। फ्लैग्स फ्लटर्ड इन द ब्रीज, के जो झंडा है वो हवा में फड़फड़ाता है। और इसका जो सिनोनिम बन जाएगा वो होगा डांस्ड, डार्टेड, फ्लिक्ड, फ्लिकर्ड एंड फ्लिटर्ड, ठीक है ना, फ्लिकर्ड और फ्लिटर्ड। एंटोनिम इसका बन जाएगा फ्लोटेड, होवर्ड और हंग, यानी कि जो अपनी जगह पे या तो पानी की सतह पे तैरा हो या कहीं मोहल्लिक हो लेकिन फड़फड़ा ना रहा हो। 63 है आपका जिंजरली। जिंजरली का मतलब ये होता है वेरी केयरफुली, बहुत तवज्जो के साथ। सेंटेंस पढ़ता हूँ। ही ओपन द बॉक्स जिंजरली एंड लुक्ड इनसाइड, उसने एहतियात से डब्बा खोला और अंदर देखा। इसका सिनोनिम बन जाएगा कॉशियसली, केयरफुली, रिलक्टेंटली, सस्पिशियसली एंड टेंटेटिवली। उसके बाद इसका एंटोनिम जो है वो बन जाएगा केयरलेसली, इन डिस्क्रीटली, हेस्टिली और हीडलेसली। 64 है ग्लिस्टनिंग, चमकना, रोशन होना। तो स्वेट ग्लिसेंड ऑन हिज फोरहेड, पसीना उसके माथे पर चमक रहा था। इसका सिनोनिम बन जाएगा
बर्निश्ड, ग्लॉसी, लस्ट्रस, पॉलिश्ड, ग्लेज्ड और वार्निश्ड। इसका एंटोनिम बन जाएगा फेड, ऑब्सक्योरनेस, ब्लैकन, शेड, ये सारा जो है वो इसका एंटोनिम के तौर पे आ जाएंगे। उसके बाद 65 की तरफ हम बढ़ते हैं। 65 है ग्लेयर्ड। ग्लेयर्ड के दो मायने हैं, एक तो बड़ा गौर से घूर घूर के देखना और दूसरा ग्लेयर का मतलब चमकना भी है। तो जाहिर बात जब आपको घूर घूर के देखेगा तो उसकी आंखें चमकेंगी, नहीं तो जिसको देख रहा है वो चमक पड़ेगा। तो सेंटेंस पढ़ती हैं, ही डिड नॉट शाउट, ही जस्ट ग्लेयर्ड एट मी साइलेंटली, यानी कि चिल्लाया नहीं, सिर्फ मुझे खामोशी के साथ घूरता रहा। उसके बाद इसके सिनोनिम बन जाएंगे गेज्ड, स्टेयर्ड, ग्रीमेज्ड, पाउटेड। उसके बाद है सल्क्ड और इसका एंटोनिम बन जाएंगे डार्क, ब्लैकनेस, डार्कनेस एंड डिमनेस। 66 है ग्रोगी। ग्रोगी का मतलब आलमे मदहोश, आलमे गनूदगी या गम की वजह से निढाल, तो वो ग्रोगी हो जाएगा। सेंटेंस पढ़ते हैं, द स्लीपिंग पिल्स लेफ्ट हर फीलिंग वेरी ग्रोगी, के स्लीपिंग पिल्स की वजह से वो बहुत मदहोश हो गई या हो गया, ठीक है ना, हर है तो फिर हो गई। तो सिनोनिम पढ़ेंगे एडल्ट, बीफडल्ड, कंफ्यूज्ड, डेज्ड एंड डिजी। एंटोनिम इसका पढ़ते हैं क्लियर हेडेड, स्टेबल, स्टेडी एंड कॉग्नाइजेंट। नेक्स्ट अगला वर्ड हम पढ़ेंगे हीप, ढेर, कूड़े करकट का ढेर। द बिल्डिंग वॉज रिड्यूस टू अ हीप ऑफ रबल। बिल्डिंग जो थी वो कूड़े करकट के जो ढेर था या ये जो मलबा होता है उसके ढेर में बदल गई। सिनोनिम इसका बन जाएगा अबंडेंस। उसके बाद है बास्केटफुल, बंडल, डजन, फिस्टफुल। एंटोनिम इसका बन जाएगा इनएडिक्वेसी, बिट, स्केर्सनेस, शॉर्टेज एंड पॉसिटी। नेक्स्ट 68 हिडियस, काबिल नफरत, वेरी अगली, वेरी अनप्लेजेंट। सेंटेंस पढ़ता हूं, देयर न्यू कलर स्कीम इज हिडियस, कि उनकी जो नई कलर स्कीम है बड़ी काबिल नफरत है। सिनोनिम बन जाएंगे एब्हॉरेंट, एबोमिनेबल, अपॉलिंग, ऑफुल, डिस्गस्टिंग, डिस्टेस्टफुल, ड्रेडफुल। एंटोनिम बनेंगे रिपेलेंट, सब्लाइम, गुड, रेडिएंट एंड फ्रेंडली। नेक्स्ट आपका वर्ड है 69 हैबिटाट। हैबिटाट का मतलब कोई भी माहौल, कोई भी कुदरती रिहाइश का जिसके अंदर जानवर, इंसान वगैरह रहते हों। तो द पांडास नेचुरल हैबिटाट इज द बैम्बू फॉरेस्ट, कि पांडा की जो कुदरती रिहाइश है वो बांसों का जंगल है। सिनोनिम जो है पढ़ते हैं होम, नीश, रेंज, टेरिटरी और एनवायरनमेंट। इसका एंटोनिम बन जाएगा अननेचुरल सराउंडिंग, या आप कह सकते हैं कि कोई भी मसनूई जगह, केज वगैरह, वो सारी उसकी अननेचुरल सराउंडिंग हो जाएंगी। पेन, ठीक है, जहां पे बंद रखते हैं जानवरों को, वो भी अननेचुरल सराउंडिंग है। हैगर्ड, हैगर्ड का मतलब होता है बहुत कमजोर, दुबला, पतला, नहीफ, ज़ईफ, वेरी मच वीक एंड पेल। ही लुक पेल एंड हैगर्ड, वो दुबला पतला और बड़ा जर्द दिखाई देता था। सिनोनिम पढ़ते हैं कैडावरस, इमेसिएटेड, गॉन्ड, स्केलेटल। इसके एंटोनिम पढ़ते हैं, जारी बात मोटा ताजा होगा, बीफी, ब्रॉनी, बर्ली, फिट, हेल, हेल्दी, हार्टी, हस्की, बहुत ही मोटा ताजा। तो लिहाजा 70 तक जो है वो आज के वर्ड मुकम्मल हो गए। कल 71 से 80 वर्ड्स पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर स्टूडेंट से खत्म हुआ। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड ऑल द रूल्स ऑफ एडजेक्टिव एंड दीज वर्ड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस।